आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीयूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 में यूनिट 9 जो कि पर्यावरण से संबंधित है। यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है पिछले क्लास के बाद हम देखें तो हमें पढ़ना है मानव पर्यावरण संबंध। पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट पढ़ा था, तो आज हम उसके आगे इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मानव पर्यावरण के मध्य कैसा संबंध है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको, जब हम जो पारिस्थितिकीय तंत्र है उसके जो कुछ नियम हमने पढ़े थे तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा, परंतु यहाँ हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि जो मानव है उनका पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है और वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं पर्यावरण को, और पर्यावरण किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करते हैं। मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान काल तक इन जो नीचे आप देख रहे हैं कि 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण के साथ मनुष्य का कैसा संबंध है। पहले हम देखेंगे, फर्स्ट जो स्टेप में देखेंगे कि आदिम मानव जो था वो उसके द्वारा आँख करना, मतलब कि जो शिकार आदि करते थे, क्योंकि उन्हें पहले कृषि आदि का पूरा ज्ञान नहीं था। तो जब भी उन्हें भूख लगती थी तो वो भोजन प्राप्त करने के लिए जंगली जानवरों का या जीवों को या फिर फल फूल जो भी मिल गया उससे वो पेट भरते होंगे। तो यहाँ प्रकृति से के साथ उसका कैसा संबंध था। जब थोड़ा वो आगे बढ़े, जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से बीज से पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं और उस प्रकार से फिर फल मिल जाता है, कहीं भागना नहीं पड़ता, तो ये आदिम मानव द्वारा कृषि कार्य में कैसे वो प्रवृत्त हुए, और फिर वही आदिम मानव द्वारा पशुपालन एवं पशुचारण का कार्य में वो कैसे आगे बढ़े और उसमें क्या क्या पर्यावरण पे प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे। चौथा और अंतिम है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास काल में, जो अभी जैसे देखते हैं कि अभी का जो समय है ऐसा माना जाता है कि भौतिक विज्ञान के चरम प्रगति का समय है। इसमें भौतिक विज्ञान बहुत काफी अच्छा डेवलप हो चुका है और अभी वैज्ञानिक यानी कि प्रगति का काल माना जाता है। तो इन चारों कालखंडों में देखेंगे कि पर्यावरण के साथ मनुष्य का कैसा व्यवहार है और उसका क्या परिणाम हो रहा है। तो आगे एक एक चीज को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आदिम मानव थे, जिन्होंने सृष्टि के जैसे जो ये सभ्यता है, जो अभी की प्राचीन सभ्यता के बारे में यदि बात करें तो वो आदिम मानव भोजन के लिए आखेट पर निर्भर रहते थे और उससे वो भोजन ग्रहण करते थे। जैसे जंगलों में गए, पेड़ पौधे के जो गिरे हुए फल फूल थे उनसे डायरेक्ट भोजन ले लिया, या फिर जो जीव जंतु हैं जैसे हिरन हो गया या फिर अन्य कोई भी जीव जिनसे उन्हें भोजन प्राप्त कर सकता है, उनके मांस, उनको मार करके उनके मांस को भक्षण करते थे। तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो मानव संस्कृति एवं सभ्यता का शुरुआत माना जाता है। और इसमें देखा जाता है कि इस समय जो आदि मानव हुआ करते थे, आदि मानव मतलब कि आदिम मानव मतलब होता है, आदि मतलब प्रथम और मानव मतलब मनुष्य। तो मनुष्य जाति का जो प्रथम जीव पहले जो सभ्यता में आए होंगे, तो वो सारे जीव जो आदि काल में थे तो उनको आदि मानव कहते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल का समय होता है। इसमें पर्यावरण से ये कंदमूल की प्राप्ति करते थे। कंदमूल यानी कि जो जमीन के नीचे से गड़े हुए, जैसे कि गाजर, मूली, ये सारे आलू, ये सब चीजें हैं जो उन्हें मिल जाता था जंगल में। और उसके अलावा क्या करते थे, भोजन के लिए जानवरों तक का भी शिकार करते थे। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रकृति के साथ एक तरीके से विरोधाभासी संबंध यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि फल फूल तो खाना प्रकृति के साथ बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जानवरों का नुकसान करना, जानवरों का वध करना, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं प्राकृतिक सिस्टम में थोड़ा सा हस्तक्षेप होता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जानवर को मारने के लिए कोई साधन चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यदि सीधा जानवर के सामने जाए तो दोनों में टकराहट होने से नुकसान होने का भय रहता है। ये भी रहता है कि कोई जानवर उल्टा मनुष्य को हानि ना पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने पत्थरों से और अन्य धातु जैसे जैसे उन्हें पता चलता गया, उनसे औजार बनाने की कोशिश करने लगे और धीरे धीरे औजारों का निर्माण यहाँ से शुरू हो जाता है। तो जो औजार हैं वो प्रकृति के साथ फिर जैसे उसी उन्हीं औजारों से वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को जो टहनियां हैं उनको काट करके, यदि जब आग की उन्होंने खोज कर ली तो उसको जला करके फिर आगे बढ़ने लगे। सर तो आवाज यहाँ तक ब्रेक हो जा रही है। सर आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। सभी को आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो सर नहीं सर, ठीक आ रही आवाज है सर आपकी वॉइस ठीक है तो ठीक है ना, तो वहाँ आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यदि सभी को नहीं तो ब्रेक होता ना। तो हम बात कर रहे थे कि जो आदि मानव थे उन्होंने औजारों का भी निर्माण जब धीरे धीरे किया, जैसे पाषाण काल में हम देखते हैं कि अलग अलग पत्थरों के आकार के नुकीले और फलक वाले इन तरह के जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे औजार भी बनाना सीखा
और उस औजार के माध्यम से पशुओं का जो जिनसे भी भोजन उसे लेना है उसका शिकार करके भोजन प्राप्त करने लगे। आगे जब उन्होंने अग्नि का आविष्कार कर लिया, मतलब अग्नि का उसे स्रोत पता चल गया कि दो चट्टानों से रगड़ करके उसे घर्षण करके आग उत्पन्न की जा सकती है। तो उस प्रकार से जब अग्नि से वो पका हुआ भोजन खाना जब वो सीख गया, तो अग्नि का चूंकि वो सावधानी पूर्वक इस्तेमाल उन्हें पता नहीं था, तो असावधानी पूर्वक प्रयोग करने के कारण दावा नलानी की जंगल में आग लगने जैसी घटनाएं भी घटने लगी, जिससे कि प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। इसमें कई सारे जीव जंतु, कई सारे जंगली जो जीव होते थे, वो उस भयंकर जंगल में आग लगने से बड़ी संख्या में जंगल भी नष्ट होते होंगे और बड़े संख्या में जो जीव जंतु हैं वो भी जल करके खाक हो जाते होंगे। तो उसमें मनुष्य भी जलते होंगे, क्योंकि प्रकृति में ही रह रहे हैं वो। ज्यादातर वो उस समय क्या जंगल में ही रहते थे, या तो नदी के किनारे, जहां से उसे खाने पीने की सारी चीजें मिल जाए। और यही कारण है कि ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे विकसित हुई, क्योंकि वहां पे उन्हें पानी मिल जाता है, पानी के साथ साथ फल फूल मिल जाता है, और फल फूल की यदि मौसम नहीं है तो जीव जंतु मिल जाते हैं जिसको मार करके और आग में पका करके खा सकते हैं, या फिर कच्चे भी वो लोग उसमें खाते थे। तो कहने का मतलब ये था कि प्रकृति से यदि देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य का संबंध कैसा रहा। अब आगे फिर होता है कि बढ़ती जनसंख्या धीरे धीरे जब इस तरीके से एक प्रकार से वो जीवन धारण करने लायक के अनुभव में आ गए कि वो अस्थायी रूप से जीवन को संचालन कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ी और आगे जाकर के प्रकृति पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा जो स्टेज होता है कि आदिम मानव द्वारा जो होते हैं वो कृषि कार्य कैसे आरंभ हुआ। तो कृषि कार्य प्रारंभ में उन्होंने देखा होगा कि जो अपना खुद ही जो फल फूल खाए हैं उसका बीज कहीं ना कहीं भूमि पर फेंके होंगे, और फिर उन्होंने देखा कि जहाँ पे वो बीज उन्होंने फेंका था खा करके, वहाँ पेड़ उगते हुए, पौधे उगते हुए देखा। तो उसके मन में ये विचार आया होगा कि इसका मतलब ये है कि जो बीज हैं, जो पके हुए फल के बीज हैं, यदि उसको भूमि में रोप दिया जाए तो हमें जंगल नहीं जाना पड़ेगा फल लाने के लिए, बल्कि ये हमारे जहाँ हम रहते हैं वो हमारी गुफा के बाहर ही, या फिर हमारे जो कुटिया है उसके बाहर ही हमें फल मिल जाया करेगा। तो इससे उसमें पौधारोपण की जो ज्ञान है, वो सूझबूझ उसको उत्पन्न हुआ होगा, और इस तरीके से वो धीरे धीरे कृषि की ओर, कृषि कार्य की और वो प्रगति किए होंगे। तो इससे प्राचीन कृषि की शुरुआत व अस्थायी जीवन की, अस्थायी मतलब जो घुमंतुक थे वो, मतलब जहां जहां फल मिला, जहां शिकार मिला उधर चले जाते थे। तो इससे थोड़ा सा भटकने से उसको मुक्ति मिला, क्योंकि वो कृषि के माध्यम से वो जहां चाहे वहीं पे पेड़ पौधा रोप करके और फल आदि जो भी उसको खाने का चीज है उसे उपलब्ध कर सकता था। तो अस्थायी जीवन की शुरुआत कृषि से यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके अलावा क्या होता है कि पेयजल, पेयजल मतलब कि जैसे पानी पीने की व्यवस्था, चाहे नदी हो, झरना हो या तालाब आदि जहाँ भी हो, मतलब पेयजल उनको मिल जाए, थोड़ी सी उपजाऊ भूमि जहाँ पे वो बीज रोप सके और कृषि कर सके, खेती कर सके। तो ये सब जो उपलब्धता होती है वो कहाँ होती है ज्यादातर, तो ये नदी घाटी में होती है। कोई नदी हो, नदी के किनारे का जो भूमि है, तो वहाँ पे क्या है, नदी नजदीक में होने की वजह से पानी भी मिल गया, और यहाँ पर जो है अगल बगल में चूंकि नदी का स्रोत है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से जंगल तो उस समय पहले था ही बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे जंगलों से उन्हें खाने पीने का फल फूल भी मिल गया। और जंगल में चूंकि जंगली जीव होते हैं तो वो पानी पीने के लिए नदी ही आते हैं जब उसे प्यास लगती है। तो यहाँ पे वो यदि फल फूल का अभाव है तो यहाँ जो पानी पीने वाले जीव होते हैं उसको भी मार करके अपना शिकार कर लेते हैं। तो इसलिए ये सभी लोग ज्यादातर नदी के किनारे बसने शुरू हुए। तो यहाँ से तीसरा जो हमारा नेक्स्ट में देखते हैं कि आदि मानव द्वारा पशुपालन और पशुचारण कार्य। जैसे उन्होंने खेती करना सीखा, ऐसे ही उन्होंने देखा कि यदि हम इन पशुओं को, जिनका हमें शिकार करने के लिए जाना पड़ता है, उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, यदि हम उसको भी उसको पालने लगे, उनको अपने साथ रखने लगे, तो हो सकता है कि उनसे हमें मांस और दूध की उपलब्ध जो प्राप्ति है वो हो जाएगा। तो मांस तथा दूध के उद्देश्य से पशुपालन आरंभ हुआ। और साथ ही आवास निर्माण तथा चारा प्रबंध। अब चूंकि वो एक जगह रहने के लायक स्थिति में आने लगे कि जो खाने के लिए पौधों से जो आवश्यक फल फूल था उसको बीज से रोप करके उन्होंने अपने आवास के आसपास ही उगाना लगा। और उसको उगाने के साथ साथ ही पशुपालन के द्वारा पशु का जो उन्हें पालतू पशु है उनके मांस के लिए भी बहुत नहीं भटकना पड़ा, और दूध के लिए भी। तो ये दो चीज जब हो गया तो अब उन्हें आवश्यकता पड़ी कि आवास होना चाहिए। आवास मतलब जहाँ वो रह सके, सुरक्षित रह सके। यदि वो सोया हुआ है सर तो उस पर कोई आदि मानव द्वारा पशुपालन वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, आदि मानव द्वारा जो पशुपालन है, इसमें ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि जब वो प्रकृति में रह रहे थे प्रारंभिक समय में, तो चूंकि जैसे उन्होंने बीज खाते हुए जब बीज फेंके होंगे, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे हमने बीज फेंका था कुछ दिनों पहले, तो उसमें बरसात के कारण या किन्हीं कारणों से वहां पे उन्होंने पौधे उगते हुए देखे होंगे, और वही पौधे जो जिसका वो बीज खाए थे।
तो उनसे उसके दिमाग में एक आइडिया आया होगा, विचार आते होंगे कि इसका मतलब ये है कि यदि हम जंगल में जो हर बार फल फूल लाने के लिए जाते हैं, यदि इस बीज को, जो भी फल हमें चाहिए, यदि उसको हम अपने जहाँ पे रहते हैं वहीं पे यदि आसपास में उसे बो दिया जाए तो हमारे ये पेड़ यहीं पे हो सकते हैं, यहीं मुझे फल मिल सकता है। ऐसे ही सेम टू, यदि मांस और दूध उसका एक आवश्यकता थी, दो चीजें उसे उसे भोजन मिलता था, एक तो पेड़ पौधों से, दूसरा है जानवरों से। तो जानवरों के लिए भी उसे भागना पड़ता था जंगल में, जहां भी जानवर मिल जाए उसको मार करके उसको उसका मांस खाते थे। तो उन्होंने भी सोचा हुआ कि यदि इन जानवरों को भी यदि पालतू बना लिया जाए, इनको भी किसी का तरीके से अपने आसपास रखा जाए, उनके साथ थोड़ी दोस्ती जैसे होता है, जब आसपास में वो जंगली जानवरों के साथ रहते होंगे तो थोड़ा एक तरीके से रिलेशन बन जाता होगा, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होती होगी, तो धीरे धीरे देखा होगा कि ये हमारे लिए उतना नुकसानदायक भी नहीं है, हम इसको अपनी सुरक्षा के लिए भी पाल सकते हैं। जैसे कुत्ता और ये डॉग वगैरह जो पशुपालन में आते हैं, अन्य जैसे अन्य जो पालतू पशु थे, जैसे जिनसे दूध भी उसे मिल सके खाने के लिए, बकरी जैसे ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसे कुछ जीवों को पालना शुरू किया होगा जो उनके साथ घुल मिल के रह सके। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, जहाँ जाते हैं तो थोड़ा एक रिलेशन बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो दोनों जो जीव आपस में डरते हैं, मनुष्य पशु से जो डरते हैं, पशु मनुष्य डरते हैं, तो ये साथ साथ रहने की वजह से थोड़ा लगाव होता होगा और धीरे धीरे पशुपालन की ओर बढ़े होंगे। साथ ही जब चूंकि वो लगभग लगभग जो घुमंतुक जीवन था उससे थोड़ा स्टेबल होने की ओर बढ़े, तो उन्हें आवश्यकता पड़ी होगी कि अब आवास भी बना लेना चाहिए। आवास इसलिए ताकि जब हम सोए हुए हों या आराम कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में कोई जंगली जानवर, शेर, भालू, ये सब आकर के हमला करके हमारा नाश ना कर दे, इसलिए कोई सुरक्षित आवास बनाने की प्रक्रिया उन्होंने खोजी होगी, चाहे वो पत्थरों को इकट्ठा करके या अन्य किसी साधनों से गुफा जैसा आकृति बना करके। और फिर चूंकि जानवर भी वो पालने लगे, पशुपालन भी करने लगे, तो उनके चारा का प्रबंध भी इसने प्रकृति से ही सीख लिए होंगे। जैसे वो अपने भोजन का प्रबंध किया, ऐसे पशुओं के लिए आवश्यक भोजन का प्रबंध भी वहां से आरंभ हो जाता होगा। इससे सामूहिक जीवन का यहाँ पे जन्म हुआ, यानी कि जो प्रकृति के साथ एक तरीके से समरसता और साथ लेकर के चलने की जो प्रक्रिया है, यहाँ से धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। और अब तक का जो जीवन था यहाँ पे, जो आदि मानव का था, वहाँ प्रकृति के साथ कोई बहुत ज्यादा टकराहट नहीं उत्पन्न होती थी। यहाँ पर प्रकृति के अनुकूल चलने की कोशिश हो रही थी। प्रकृति के नियम, जो जो उसको नियम पता चल रहा था, उसके हिसाब से अपने आप को उसमें एडजस्ट करते हुए चल रहा था। यहाँ प्रकृति की सर्वोच्चता का ज्ञान था उसे, क्योंकि उसे हर चीज प्रकृति से ही मिल रहा था। अब तक मनुष्य प्रकृति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा था। आगे जब देखते हैं कि जब चौथा स्टेज जब आता है, जब मनुष्य धीरे धीरे इसे डेवलप हो जाता है, बहुत तरह के आविष्कार आदि होने लगते हैं, तो प्रकृति में हस्तक्षेप कब शुरू होता है? तो प्रकृति में हस्तक्षेप जो शुरू होता है वो जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास काला जाता है, जब मनुष्य थोड़ा अपने आप में बौद्धिक रूप से ज्यादा डेवलप हो जाता है। और औद्योगिक का जो करण का जो सबसे पहला संकेत हमें देखने को मिलता है वह ये है कि लकड़ी और पत्थर का प्रौद्योगिकी उपयोग का ज्ञान धीरे धीरे होने लगता है। जैसे पहिए का निर्माण हुआ, तो पहिए में कैसे हुआ होगा? जब एक कोई लकड़ी पेड़ कट गिरा होगा, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिसका तना जैसे राउंड शेप में होते हैं, और ये राउंड शेप का जब पेड़ कहीं भूमि पे गिरा होगा, उसको काट करके ढलान के, मान लीजिए पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे कोई पेड़ ऐसे गिर गया है, तो इस पेड़ को यदि देखा जाए तो ये राउंड में है चुकी, तो इसको जब वो काट करके जैसे टुकड़े में यदि उसने किसी तरीके से वो टूटा होगा, तो ये लुढ़कता हुआ उसे जाते हुए दिखा होगा। तो उन्हें लगा होगा कि यदि इसको हम राउंड सर्किल में छोटे छोटे टुकड़ा बना दें तो ये लुढ़कता हुआ जा सकता है। पहले तो इसको समुचे को लुढ़काता हुआ वो एक जगह से दूसरी जगह परिवहन कर पाता होगा, फिर धीरे धीरे उसमें एक्सल टाइप का, मतलब कि उसमें धुरी लगा करके उसको पहिए के रूप में डेवलप किया होगा। तो धीरे धीरे यहाँ से एक तरीके से देखा जाए तो प्रौद्योगिकी का शुरुआत यहाँ से साइंस के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। और इस प्रकार से वो धीरे धीरे नवीन नवीन अपने मस्तिष्क की वो जो सूझबूझ है उसका इस्तेमाल करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में उसका कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर उसमें आता है कि चकमक पत्थर की जो कुल्हाड़ियां हैं, जो किसान के लिए घने जंगलों को साफ करके फसल उगाने के लिए, जैसे चूंकि आप कभी यदि नदी के किनारे जाते हो या पहाड़ी एरिया या फिर जहाँ पे जंगल ज्यादा है नदी के किनारे, तो वहां देखिएगा बहुत सारे झाड़ी ऐसे होते हैं जिसको आसानी से आप हाथ से साफ नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ न कुछ ऐसे कठोर चीज चाहिए जिसके सहारे से आप उसको साफ कर सके। तो उन घने जंगलों को साफ करने के लिए और फसल उगाने लायक या फिर रहने लायक बनाने के लिए उन्होंने चकमक पत्थर, जो थोड़ा नुकीला होता है, धारदार होता है, उसको कुल्हाड़ी की भांति इस्तेमाल करके उसको जो वहाँ पे झाड़ी हो या फिर अन्य ऐसे जो चीजें हों खरपतवार जैसे, उसको साफ करने का साफ करके अपने रहने लायक स्थान और खेती करने लायक स्थान बनाने में वो आगे बढ़ने लगे और बनाना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे पेड़ों को काटने के लिए भी
तकनीक निकालने लगे कि किस प्रकार से, यदि मान लीजिए कहीं पेड़ भी उनके आड़े आ गए, उन्हें लगा कि ये जगह बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे एक पेड़ है जो इसमें बाधा बन रहा है, तो उस पेड़ को काटने का भी वो दिमाग लगाएंगे। जिस तरह से छोटे छोटे पौधे को काटे तो उसको धीरे धीरे काटना भी सीख गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रकृति में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। पहले जो वो आदि मानव था वो प्रकृति के अनुरूप चल रहा था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी प्रौद्योगिकी विकास हुआ तो प्रकृति को अपने अनुकूल परिवर्तित करने की ओर बढ़ने लगे। तो यहाँ से देखते हैं कि आगे बढ़ करके जब देखते हैं 7वीं और 6ठी 7वीं शताब्दी के पूर्व तक, 7वीं से जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मानव ने लोहे का प्रयोग हथियार बनाने के रूप में किया। मतलब कि इन्होंने हथियार बनाने के लिए जो पत्थरों का प्रयोग करते थे, अब धीरे धीरे लोहे का प्रयोग भी इन्होंने सीख लिया। और इससे जो ये हथियार बनते थे वो कांसे आदि से ज्यादा बेहतर होते थे, क्योंकि लोहा ज्यादा सख्त होता है और बहुत जल्दी वो टूटता नहीं है। तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे और इन सब चीजों को वो काट करके साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के खोज से मानव को पाषाण युग से निकल करके वो वहां से बाहर निकल आए और वहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। यदि देखा जाए तो इस प्रकार जो छोटे छोटे यंत्र जो उनको बनाने की टेक्निक आया, ये धातुओं के प्रयोग का ज्ञान आ गया, तो यहाँ से वो विज्ञान के युग में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास कालखंड में जब हम देखते हैं कि जब वो जो छोटे छोटे यंत्रों का प्रयोग अभी उसने सीखा था, छोटे छोटे धातुओं का, छोटे छोटे औजारों का प्रयोग, वो धीरे धीरे 18वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते यानी कि 1750 ईस्वी से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। मतलब अब तक साइंस काफी डेवलप हो चुका था और अब थोड़ा जैसे उद्योग की स्थापना आदि ये सारी चीजें चलने लगे। तो इस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकसित एवं दक्ष हो गई, मतलब स्किल्ड हो गई। इसमें बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हो चुका था जिसने औद्योगिकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। और इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों हेतु, मतलब जितने भी संसाधन है, चाहे हमारे पास यहाँ पे पीने का पानी हो, जंगल हो, और उसके अलावा अन्य जैसे खनिज पदार्थ जैसे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, या जो भी कुछ संसाधन थे, उनका अविवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ हुआ। क्योंकि जो औद्योगिकरण में है, औद्योगिकरण में ये देखा जाता है कि यदि कोयला है तो कोयले से किस प्रकार से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि जंगल का लकड़ी समझिए तो लकड़ी के लिए, लकड़ी से पता है कि लकड़ी से हम भोजन पका सकते हैं, घर बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। तो ये प्राकृतिक साधन था, जंगल, लकड़ी, जल और कोयला, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। तो उन सभी का अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरा प्रयोग करने लगे। और उसके अलावा जब देखा कि अन्य लोगों तक हम इसे बेच भी सकते हैं, तो औद्योगिकरण के माध्यम से उनका अत्यधिक दोहन यहाँ पे आरंभ होने लगा। और किस लिए? तो ज्यादा से ज्यादा जीवन को सरल, सुगम, सुखपूर्ण और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज्यादा बेनिफिट कमाने के लिए। तो इससे किस पर दबाव पड़ा? इससे दबाव पड़ने लगा प्राकृतिक संसाधनों पे। प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ पे दोहन होने से उसमें कमी आने की संभावना बनने लगी। तो यहाँ से देखा जाता है कि मानव पर्यावरण संबंधों में कटुता आ गई। यदि इसमें देखा जाए तो इस तरीके से मानव जो प्रकृति के साथ मिलकर चलना चाहिए था, वो अब अपने बेनिफिट के लिए सोचने लगा। वो प्राकृतिक साधनों का जितना अधिक से अधिक उपयोग करके लाभ कमा सके, वो इस प्रकार के दृष्टिकोण से चलने लगा। क्योंकि औद्योगिक क्रांति में क्या है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट करना, अपने जीवन को ज्यादा बेहतर, सुविधायुक्त और समस्याओं से बचते हुए आगे बढ़ना, जबकि प्रकृति का वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान विशेष नहीं दिया जाने लगा। और मानव में नगरीकरण एवं विलासितापूर्ण जीवन की पूर्ति हेतु पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति यहाँ से आरंभ हो जाता है। और पर्यावरण में बहुत तरह के एक तरीके से नुकसान यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि जो मानव पर्यावरण के मध्य जो अंतर क्रिया की परिणति क्या हुआ, जब इस प्रकार से मनुष्य ने पर्यावरण का दोहन करना शुरू कर दिया वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के विकास के बाद, तो फिर इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका दो परिणाम यहाँ पे देखते हैं कि जो मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर क्रिया होता है, मतलब इंटरेक्शन है, तो इनमें दोनों पर प्रभाव पड़ेगा कुछ ना कुछ। पर्यावरण का मनुष्य पे प्रभाव पड़ेगा और मनुष्य का पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम इन दोनों को अलग अलग बात करेंगे कि मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ता है। जब मनुष्य एक पर्यावरण में रह रहा है, कहीं भी जैसे देखिए कि कोई भी जो ह्यूमन बींग है, तो ये जो भी जीव रहते हैं वो पर्यावरण से घिरा हुआ रहता है। तो पर्यावरण भी मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य भी अपनी एक्टिविटी से पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो टॉपिक है कि मानव पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव के पर्यावरण पर निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। पहला तो यह है कि जैव भौतिक सीमाएं। जैव भौतिक सीमाओं के द्वारा मतलब कि जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसका अपना एक लिमिटेशंस है, उसकी अपनी एक क्षमता है। तो हमारी जो बायोफिजिकल लिमिटेशंस है
उस पर पर्यावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ती है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अत्यधिक ठंडा का प्रदेश है, और बहुत जगह बारिश भी बहुत होती है, बहुत जगह बारिश कम होती है। तो इन चीजों का मतलब पर्यावरण का यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों पर देखा जाता है। वहाँ रहने वाले मनुष्य में अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही दूसरा जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो आचार परक नियंत्रणों से, यानी कि बिहेवियरल कंट्रोल से देखने को मिलता है। यानी कि पर्यावरण जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को भी नियंत्रित करने का काम करता है। जहाँ का पर्यावरण जैसा होता है उस वहाँ के मनुष्यों का व्यवहार में उसी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरा जो फैक्टर मुख्य रूप से होता है वो संसाधनों की सुलभता। पर्यावरण जो है वो मनुष्य को संसाधन की सुलभता के रूप में भी प्रभावित करता है। जहाँ देखिए हर व्यक्ति चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम संसाधन उपलब्ध हो। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे पेट्रोल और डीजल यदि नहीं है, संसाधन की कमी है, तो यहाँ पे उसकी कमी की वजह से बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आवागमन, परिवहन, इन सब चीजों पे प्रभाव देखने को मिलेगा। तो संसाधन के रूप में भी मनुष्य प्रभावित होता है। किससे? पर्यावरण से। तो पर्यावरण से मनुष्य किन रूपों में प्रभावित होता है? तो पहला तो ये कि पर्यावरण डायरेक्ट उसके शरीर और हमारी जो भौतिक जो शारीरिक क्षमता है उसको प्रभावित करता है। रहन सहन, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए अभी आप जो ठंडे प्रदेश है उस जगह पे हो, एक व्यक्ति जो भारत के ठंडी महसूस होता है सुबह सुबह के टाइम में, और एक व्यक्ति है जो गर्मी प्रदेश में है, तो यहाँ दोनों में चूंकि पर्यावरणीय जो कारक है वो अलग अलग है, वहाँ की कंडीशन। तो एक व्यक्ति पर्यावरण में यहाँ पूरा गर्मी महसूस कर रहा है और परेशान है एसी और पंखा से, वो अपने आप को किस तरीके से कंफर्टेबल बनाए हुए है। दूसरा एक क्षेत्र में ठंड अभी भी है। तो इन दोनों में क्या है कि जैविक भौतिक सीमाएं के रूप में प्रकृति उसको प्रभावित कर रही है मनुष्य को। दूसरा है आचार परक नियंत्रण, यानी कि उसके व्यवहार पर भी उसी तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो व्यक्ति होंगे उसका व्यवहार उसके अनुरूप, और जो के व्यक्तियों की 10 जो व्यवहार है उसमें जो मानसिक स्थिति है वो वहाँ के पर्यावरणीय अनुकूलता के हिसाब से होगा। संसाधनों की सुलभता भी आप समझ गए होंगे कि संसाधन जहाँ पे जैसी उपलब्ध हो उससे भी मनुष्य प्रभावित होता है। जहाँ जिस चीज की कमी है वहाँ उससे संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और जहाँ जिन चीजों की बहुलता है उससे संबंधित उसे बेनिफिट वहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इन चीजों को थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं कि जो मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव है उसमें जैव भौतिक सीमाएं किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखते हैं कि मौसम और जलवायु के कारक मनुष्यों, पौधों, पशु पक्षियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जैविक दृष्टि से मानव का शरीर कुछ निश्चित पर्यावरणीय दशाओं में ही अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए सक्षम हो पाता है। मतलब हम हमारी बॉडी एक निश्चित टेम्परेचर को सहने लायक है, और एक निश्चित टेम्परेचर से कम यदि हो जाए टेम्परेचर तो उसको भी सहन करने में कठिनाई महसूस करती है। तो इसलिए मानव के क्रियाकलाप उष्मा यानी कि हीट, प्रकाश, लाइट, आर्द्रता और वर्षण यानी कि वर्षा और रेनिंग, और वायु भौतिक कारक विशेष रूप से प्रभावित, और इससे उसके जीवन स्तर पर भी, जीवन के रहन सहन पर भी प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ऊंचाई, मान लीजिए पहाड़ के अत्यधिक ऊंचाई पे जाते हैं, अत्यधिक तापमान यदि कहीं पे है, आर्द्रता है, तो मनुष्य के विकास एवं उत्तरजीविता में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरणीय कारणों के कारण जैव भौतिक सीमाओं के द्वारा मनुष्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट जो दूसरा है आचार परक नियंत्रण, यानी कि बिहेवियरल कंट्रोल द्वारा भी मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। विभिन्न पर्यावरणीय कारक मनुष्य की जातीय विशेषताओं को प्रभावित करने के साथ साथ उन्हें निर्धारित भी करते हैं। कैसे? तो ये मनुष्य के चिंतन, विचारधारा, संस्कृति तथा आचार व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे सारी चीजें बहुत मात्रा में उपलब्ध है, तो आप होंगे, आपको लगेगा कि अरे जब सब चीज है ही तो मैं क्यों इसको जमा करूं। तो आपका व्यवहार कैसे परिवर्तित हो गया? संसाधनों की कोई प्राकृतिक संसाधन पूरा है तो आप उन संसाधनों के पीछे संग्रह करने के लिए नहीं, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश की कल्पना कीजिए जहाँ पे संसाधनों की कमी है, पूरा संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में था, तो मनुष्यों में थोड़ी सी वैसे व्यवहार देखने को मिलता था कि वो उसकी कीमत भी नहीं समझ रहा था और उसको संग्रहित करने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। लेकिन जहाँ पे संसाधनों की जो कमी है, तो इस कमी वाले क्षेत्र में क्या होगा कि मनुष्य वहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा वो अपने साधनों को संचित करने के लिए चिंतित दिखेगा, और वो जैसे भी वो होते हैं प्रयास करेगा कि अधिकतम से अधिकतम उसे मिल जाए, दूसरे लोगों से अधिक। तो इसलिए यहाँ पे उतनी उदारता नहीं देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कारण है, जो पर्यावरणीय जो दशाएं हैं, वो भी मनुष्य के आचार और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। तो इसके अलावा क्या है कि जैसे उत्तरी ध्रुव में देखने को मिलता है कि उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो में शीत ऋतु की लंबी रातें निराशाजनक उत्पन्न करती है, क्योंकि वहां लंबी रातें होती है पूरी ठंडी के क्षेत्रों में। तो
निराश हो जाता है, मानसिक रूप से अवसाद को महसूस करता है। और ये जो व्यवहार है मानसिक रूप से निराशा को अनुभव करने वाला, ये किसकी वजह से हो रहा है? पर्यावरण की वजह से, क्योंकि वहां पे पर्यावरण में शीत ऋतु में लंबी रातें होती है। साथ ही देखते हैं कि इसके साथ अनुकूलन कर लेने के बावजूद भी उनके स्वभाव तथा मनोबल को यह स्थिति दुर्बल बनाती है, जबकि वो लंबे समय से वहां रह रहा है। लेकिन फिर भी जब ऐसी दशाएं आती है, लंबी लंबी रातें वो ठंड में गुजारते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पूरा जीवन निराशा से भर गया हो। साथ ही वह अनिद्रा, अवसाद, आलस्य, मस्तिष्कीय विकार को जन्म देने वाला हो जाता है। ये ऐसी पर्यावरणीय दशाएं हैं, वो मनुष्य में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देती है। इसके अलावा जैसे जब कहीं बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल का फटना आदि जो प्राकृतिक आपदा के रूप में जो घटनाएं घटती है, उससे भी मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करता है। उससे मनुष्य टूट जाता है और मनुष्य में भयंकर एक तरीके से उथल पुथल मच जाती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो प्रकृति है वो मनुष्य को कई प्रकार से यहाँ पे प्रभावित कर रहा है। एक तो उन्होंने डायरेक्ट उसके शारीरिक सीमाओं के माध्यम से जो हमारे जैव शारीरिक जो लिमिटेशंस है, दूसरा व्यवहार पर भी हमारा बहुत प्रभाव डालता है। प्राकृतिक परिवर्तन होने से हमारे व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि हम प्रकृति से डायरेक्टली रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संसाधनों की सुलभता, जैसे कि हम एग्जाम्पल में बता रहे थे कि प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मनुष्य को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है या उसके क्रियाकलापों को प्रमुखता से निर्धारित करता है। हम कौन सा काम करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे, ये हमारे संसाधन बहुत ज्यादा हमें प्रभावित करते हैं। साथ ही मनुष्य की आर्थिक क्षमता, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिति, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई साधनों की प्रचुरता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, वहीं किसी अन्य देश में उसकी कमी है, तो उस देश के लोग हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ से अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहेगा, ताकि उनके देश में जिस चीज की कमी है वो यहाँ से उसको वो इम्पोर्ट कर सके और यहाँ से आसानी से कम कीमत पे उसे प्राप्त कर सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी संसाधनों की सुलभता का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे देश में जिन चीजों का कमी है या जिन चीजों की आवश्यकता होती है, तो उन चीजों की आपूर्ति यदि विदेशी राष्ट्रों से, अन्य किसी राष्ट्रों से हमें लेना होता है, तो हम उन राष्ट्रों से दुश्मनी ना लेकर के उनके साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, संबंध, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन बनाना चाहते हैं, ताकि वो देश एक उचित मात्रा में, उचित मूल्य पर संसाधनों का वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रक्रिया है, लेन देन है, उनसे वो कर सके। और जो हमारी पूरा जनता है, आधा उत्पन्न ना हो सके और लोगों को सही चीज सही। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की अनियमित उपलब्धता, मतलब सभी के पास बराबर बराबर चीजें तो है नहीं, ऐसा नहीं कि हर देश में सारी चीजें हैं। तो उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, जिस देश के पास जैसी संपदा है, जैसी उसकी स्थिति है, वैसे ही उस तरीके से उस देशों का अन्य राष्ट्रों के साथ उसका संबंध भी निर्धारित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव है। यानी कि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि पर्यावरण मनुष्य, ये मनुष्य, दूसरा पर्यावरण है। पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित कैसे करता है, ये तो हम, अब ये मनुष्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, ये दूसरा तरीका, दूसरा जो फैक्टर है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण, जैसे आप जान रहे हैं कि अभी जनसंख्या में इतना तेजी से वृद्धि हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है, उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या पूर्ति करने के लिए जो संसाधन है उसका अत्यधिक दोहन, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए, अन्य सारी चीजों के लिए संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने के लिए तीव्र दोहन हो रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि मृदा निम्नीकरण, जैव विविधता में कमी, वायु जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए जब हमारे पास जनसंख्या बहुत बढ़ गया, जैसे एक फैमिली में 10 मेंबर था, तो एक फैमिली में 10 मेंबर था, तो उसको भोजन कराने के लिए जितना पैसा हमें लगता था, जितने खाने के लिए जितने केजी अनाज की जरूरत पड़ती थी, यदि यही जनसंख्या हमारे यहाँ पे 50 मेंबर हो जाए, तो जितना केजी हम यहाँ पे भोजन लेते थे, मान लीजिए यहाँ पे हम 100 किलोग्राम में भोजन से काम चलाते थे, तो यहाँ पे अब हमें 500 किलोग्राम की जरूरत, कि हम क्या करेंगे, ऐसे फसल लगाएंगे, ऐसे चीजों का कृषि करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादित हो, और उसके लिए फिर हम विशेष खाद का प्रयोग करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। क्योंकि तो निमित जमीन तो आखिर बहुत ज्यादा तो बढ़ नहीं जाएगा, जनसंख्या बढ़ना में वृद्धि होना ये पॉसिबल नहीं है। जनसंख्या तो कितना ही बढ़ सकता है, लेकिन जमीन तो निश्चित फिक्स है और वो उसमें वृद्धि संभव नहीं है। तो सीमित संसाधन से, और इस सीमित संसाधन से जो बहुत सारी इच्छाएं की होती है, उसकी पूर्ति में
देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यहीं से हो जाता है। तो इसी वजह से मृदा का निम्नीकरण यानी कि जो उसके पोषक तत्व है उसमें ह्रास होने लगता है, क्योंकि एक ही फसल को जो लाभ देने वाला है उसका बार-बार हम उस फसल को लगाते हैं ताकि अधिक से अधिक उत्पादन, जिससे जो भूमि का उर्वरक शक्ति वो भी कम होता है, जैव विविधता में कमी आती है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है, हर तरह की चीजों का एग्जिस्टेंस वो घटने लगता है, और वायु जल आदि स्रोतों में प्रदूषण देखने को मिलता है, क्योंकि हम उसी प्रकार के जो अन्य साधन इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्रदूषक तत्वों का अपशिष्टीकरण के रूप में निकलता है, वो प्रदूषण फैलाता है। अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। यह मानव जाति और उसके उत्तर पर्यावरण अवनयन विशेषकर निर्धन ग्रामीणों में जो गरीबी को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कारण है। जैसे जैसे पर्यावरण में नुकसान होगा, गरीबी और ज्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो तो पर्यावरण से बहुत ज्यादा जब प्रभावित होगा तो अपने आप को नहीं बचा पाएगा, और पर्यावरण से जो यदि पर्यावरण समृद्ध नहीं है, पर्यावरण एक तरीके से हेल्दी वातावरण नहीं है, तो गरीब व्यक्ति को उन चीजों से लड़ने में भी संसाधनों का व्यय करना पड़ेगा। तो अपने डेवलपमेंट में जो चीजें उसका लगना चाहिए उन्हीं चीजों में और ज्यादा नष्ट करने के लिए विवश होगा। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से यदि हम बेहतर रहते हुए प्राकृतिक जो संरचना है, प्राकृतिक जो संतुलन है, यदि उसको बढ़ाते हुए डेवलप होते हैं, तभी हम वास्तु रूप में विकसित हो सकते हैं। पर्यावरण की अवनयन पर्यावरण में उत्पन्न असंतुलन का परिणाम है, जो मानवीय एवं प्राकृतिक गतिविधियों के कारण होता है। मानवीय गतिविधियां जैसे कि हम बहुत ज्यादा जो प्राकृतिक संसाधन है उसको छोड़ करके कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करना, और बहुत ज्यादा औद्योगिकीकरण में भागीदार होना, और संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना, ऐसे मानवीय गतिविधियां जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी गतिविधियां हैं। तो पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव के रूप में हम पहला जो गतिविधि देखते हैं वो है खनन का पर्यावरणीय प्रभाव। खनन मतलब कि जैसे खनिज तत्वों का बाहर निकालने की प्रक्रिया, क्योंकि औद्योगिकरण में डेवलपमेंट में यदि हमें उद्योग बनाना है, इंडस्ट्री खड़ा करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा के स्रोत चाहिए, ऊर्जा के साधन चाहिए, कच्चे माल चाहिए, जिससे यदि मान लीजिए लोहे का फैक्ट्री लगाना है, स्टील की फैक्ट्री लगाना है आपको, तो लोहे का वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो भूमि के अंदर जो ऐश के भंडार छिपे पड़े हैं उसका आप उसके खनन करेंगे, और उससे जो लौह भंडार है उसको ऐश के रूप में निकालेंगे, फिर उसको रिफाइन करने के लिए प्योर लोहे के रूप फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, और फैक्ट्री स्टैब्लिश करके वहाँ उन सारी चीजों को प्रोसेस करके फिर लोहे को, इस्पात को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसमें और भी बहुत खनिज का पद और ऊष्मा और ये सारी साधनों की ऊर्जा की पूर्ति के लिए फिर कोयले का भी आवश्यकता पड़ेगा। कोयलों के लिए कोयला तो बाजार में तो मिलता नहीं, वो भी भूमि से ही आपको निकालना है, तो यहाँ भी खनन होगा। तो इस तरीके से जो जैसे कहते हैं कि एक जो इंडस्ट्रीज हैं खनन के माध्यम से चलते हैं, जहाँ से ऊर्जा की आपूर्ति होती है। जैसे पूरे पूरे शहर में होती है। बिजली की आपूर्ति भी कहाँ से होता है? तो बिजली या तो जल से आने की, जैसे जल विद्युत जो मिशन है, जिससे कि नदियों में बांध बना करके और जो बहने वाला जल है उस बांध से टरबाइन पे उसको गिरा करके यहाँ पे डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके सप्लाई किया जाता है, या फिर कोयले से ताप गृह बना करके उससे वो बिजली का उत्पादन करके सप्लाई किया जाता है। तो जो भी माध्यम हो, कहने का मतलब ये है कि से ही सारी चीजों की आपूर्ति होती है। तो अत्यधिक खनन से भी संसाधनों को समाप्त होने की आशंका वैज्ञानिक लोग जताते हैं कि अभी जो जितना तेजी से खनन हो रहे हैं हमारी बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले निकट भविष्य में संसाधनों की जो पूरी उपलब्धता है वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे पहुंच जाए। खनिज के निष्कासन के दौरान बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के ढेर निकलते हैं, जिससे कि जो भूमि है, भूमि का वो उपजाऊ क्षेत्र है बहुत जगह, वहां पे वो कूड़े के ढेर में बदल जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके यहाँ, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत जगह ऐसे देखने को मिलता है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुर जो क्षेत्र है, जहाँ पे कोयला है बहुत ज्यादा मिलता है, लोह ऐश का भंडार है, या सोने चांदी या जो भी कुछ हो, तो उसको निकालने के लिए वहाँ उस जगह को वहाँ पे खनन किया जाता है, और उससे माइनिंग के थ्रू वहां से जो निकाला जाता है मिट्टी और अन्य कूड़े मलबे के रूप में, तो आसपास के क्षेत्रों में ढेर बन जाता है, और वो ढेर जो क्या करता है वो भूमि को कवर कर लेता है। तो यदि इस भूमि में यदि उस ढेर नहीं होता तो यहाँ पे खेती होता या अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां होती जिससे कि डेवलपमेंट में काम आता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ये अपशिष्ट है वो अपशिष्ट क्या करते हैं, पर्यावरण में नुकसान पहुंचाते हैं। तो और इससे क्या हो रहा है, वन उन्मूलन की समस्या हो रही है, मतलब जो फॉरेस्ट है उसमें भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये कहीं ना कहीं जंगल के आसपास ही होते हैं, जंगलों के मध्य होते हैं, तो उनको
जंगल के जो वहाँ पेड़ पौधे होते हैं उसको पहले काट के गिरा देते हैं, उन जंगलों जाता है। तो इससे क्या है, बड़ी मात्रा में जो जंगल जो पर्यावरण का एक तरीके से पोषक है, पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक है, उन सब का कटाव होता है यहाँ पे, और उसमें रहने वाले जीवों का भी नुकसान होता है, क्योंकि हर जंगल में कई प्रकार के जीव प्रजातियां और पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे रहता है। तो ये बड़ा एक तरीके से नुकसानदायक पर्यावरण की दृष्टि से होता है कि वहाँ के पूरे जंगल भी मलबों में ढक जाता है, और कई प्रकार के प्रदूषण युक्त जो आदि जो निकलते हैं उससे भी नुकसान होता है पर्यावरण को। तो इस प्रकार से पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। आगे हम देखते हैं कि जो दूसरा है औद्योगिकरण और पर्यावरण, मनुष्य इसमें इसके माध्यम से भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। कैसे? तीव्र गति से जो बढ़ रही हमारी जनसंख्या है उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है, वो तीव्र गति से प्रोडक्शन भी करना चाहता है, अधिक से अधिक भोजन की आपूर्ति करना चाहता है। इसलिए ऐसे फसलों से कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और जो लोगों पूर्ति कर सके। कच्चे माल का उपयोग वो ज्यादा बढ़ाएगा, और कच्चे माल कहाँ से मिलेंगे? तो जिन जिन साधनों से कच्चे माल मिल सकते हैं वहां पे वो ज्यादा कार्य को आगे बढ़ाएगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी उन सब चीजों को उत्पादित करे और अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। और इसके अलावा क्या होता है कि उद्योग से निकलने वाले, जैसे जनसंख्या बढ़ी तो मांग बढ़ी, आपूर्ति भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उद्योग भी तेजी से बढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के उद्योग डेली कहीं ना कहीं स्थापित होते जा रहे हैं, अलग प्रकार के। और हर उद्योग से क्या है, उद्योग जो संचालित हो रहे हैं, वो फैक्ट्री जो कारखाने जो संचालित हो रहे हैं, उससे संचालित होने में जो ऊर्जा और जो प्रक्रिया लग रही है, उससे उसमें जो धुआं निकल रहा है उस जो चिमनी के माध्यम से, तो ये विषैले जो धुआं है, वो गैसें हैं जो वो प्रदूषण, और वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मिट्टी में डायरेक्ट मिल रहा है, तो मिट्टी प्रदूषण यानी कि मृदा प्रदूषण, और जो ये विषैली जो जल के रूप में जो नदियों में जल प्रदूषण, तो वायु जल और मिट्टी इन तीनों को यहाँ पे प्रदूषित करते हुए देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो ये सारे प्रदूषण जो पर्यावरण में नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, किस वजह से? औद्योगिकरण के प्रभाव से। तो वो मनुष्य को भी प्रभावित करता है और उसके साथ साथ अन्य जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, और अन्य जीवों पर भी, अन्य जो जीव हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं या उनसे संबंधित होते हैं, उन सबके नुकसान होने में, उसके विलुप्त होने में ये सब भी फैक्टर काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा देखते हैं कि आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। मनुष्य आधुनिक कृषि के माध्यम से भी पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो जैसे अब एक फैक्टर तो ये बहुत कॉमन है कि जनसंख्या वृद्धि से कृषि पर भी दबाव पड़ेगा। कृषि पर दबाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो खाद्यान्न की आपूर्ति करना है, सारे लोगों को भोजन चाहिए, तो उन भोजन की आपूर्ति के लिए, चूंकि भोजन की आपूर्ति कौन करेगा? तो किसान करेगा। तो किसान कहाँ से आपूर्ति करेगा? खेती पे ज्यादा पैदावार करके, और ज्यादा पैदावार हो यानी कि मार्केट में चूंकि ज्यादा डिमांड है, तो उसके लिए क्या यूज करेगा? तो इसके लिए यूज किया गया था, जैसे हरित क्रांति में कृत्रिम उर्वरकों को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और खाद्यान्न समस्या का वो समाधान हो सके। तो इसके लिए कई प्रकार के सुझाव दिए गए थे, ताकि अधिक से अधिक कृषि में उत्पादकता बढ़े। तो इसमें क्या है कि सही उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए बताया गया। अन्य प्रकार के जो उपयोगी फसल हैं, कैसे उसको फसल की गुणवत्ता बढ़ाया गया, ताकि फसल ज्यादा पैदावार दे, कम से कम नुकसान हो। तो इसमें जो उर्वरक जो इस्तेमाल किए गए, बहुत सारे ऐसे कृत्रिम उर्वरक जो जमीन की जो प्रोडक्शन है वो भले ही कुछ समय तक उन्होंने बहुत तेजी से बढ़ाया, लेकिन बाद में वो प्रतिकूल प्रभाव उसके देखने को मिलते हैं, और स्वास्थ्य पे भी उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा चूंकि केवल कीटनाशक से, मतलब उर्वरक से ही तो सारा प्रोडक्शन हो नहीं जाएगा, फसल भी सुरक्षित रहे, फसल कीटनाशकों से जो कीट पतंगे हैं जो फसल को खरपतवार जो नष्ट करते हैं, उन सभी का नाश हो, तभी तो फसल आगे बढ़ करके पैदावार देगा। तो उन फसलों को जीवित रखे रहने के लिए, ज्यादा पैदावार देने के लिए उसे खरपतवार से बचाना आवश्यक है, कीटों से बचाना आवश्यक है। तो कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का बढ़ती प्रयोग यहाँ पे खेती में देखने को मिलता है। अभी भी आप देखिएगा, जब खेती होता है, जब कृषि किसान लगाते हैं धान या चावल, धान की खेती, गेहूं की खेती या अन्य सारी चीजों का, तो जो उसमें जो कीट पतंगे आकर के लगने लगते हैं, तो उसको मारने के लिए जो मार्केट में कीटनाशक दवाइयां आती है, उसका कीटनाशक केवल कीट का नाश नहीं करते, बल्कि वो प्रदूषित करते हैं, और उसके अलावा जो कहीं ना कहीं प्रभाव डालता ही डालता है। साथ में जो भोजन की गुणवत्ता है, वो जो अनाज
गुणवत्ता को भी प्रभावित करने में उसकी भूमिका देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आधुनिक कृषि है वो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। कृषि का बाजारीकरण हो जाने से जैसे क्या हुआ कि कृषि के बाजारीकरण होने से जैसे मान लीजिए मार्केट में जिन जिन चीजों की ज्यादा डिमांड है, हर किसान चाहता है कि वही फसल मैं उगाऊं, और क्योंकि उसका बेनिफिट है। तो अन्य फसल जैसे कि पहले होता था कि हर किसान फसलों को परिवर्तित करके लगाता था। जैसे एक बार उसने किसी भूमि पे आलू लगा दिया है तो दूसरी बार उसमें वहां पे कोई दूसरा फसल लगाता था और फसलों को चक्रित करता रहता था, मतलब उसको बदलता रहता था, ताकि जो जमीन में जो पोषक तत्व है वो अपने आप ही आपूर्ति होते रहे। और ऐसा ना हो एक जो फसल है वो चूंकि एक प्रकार के पोषक तत्वों को सोखता है और उससे उस प्रकार के बीजों को फलों को निर्माण करता है। यदि वही फसल हर बार लगाएंगे तो उस प्रकार की जो पोषक तत्व है मिट्टी में वो कम हो जाएगा, तो मिट्टी की उर्वरता घट जाएगी और एक धीरे धीरे वो बंजर होने की स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कृषि के बाजारीकरण की वजह से हर किसान चाहता है कि जिसका मार्केट में ज्यादा वैल्यू है, जिसका मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस मिल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा डिमांड है, ऐसे फसलों को ज्यादा लगाना चाहता है। और बाकी अन्य ये होता है कि वैसे फसल मार्केट में ज्यादा आ जाते हैं। और अन्य उनका दूसरा जो नुकसान ये होता है कि जो दूसरा फसल चक्रीकरण जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह की जो है वो घटने लगता है। और जब उर्वरता घटने लगता है तो किसान क्या करता है, दूसरा जो उसका नुकसान होता है कि उस उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो कृत्रिम खाद है, उन्हें लगता है कि भूमि और ज्यादा उपजाऊ हो तो इसके लिए खाद का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो खाद से जो प्रयोग करते हैं तो उससे यदि प्रोडक्शन बढ़ता भी है तो वो स्वास्थ्य के लिए नुकसान है, आने वाले व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो हमारा कृषि है वर्तमान समय में, आधुनिक कृषि जो हम जिसको एक तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आई थिंक ये इसमें हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शहरीकरण के माध्यम से भी पर्यावरण को बहुत तेजी से प्रभावित है। सभी को आवाज कट रही है में कि मुझे आवाज ब्रेक हो हाँ जा हाँ, रही है? आवाज कट रही हाँ, है। आवाज ब्रेक हो रही है अभी। अभी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? अभी सही आ रही है हाँ बट सर, स्क्रीन नहीं आ रही है सर। स्क्रीन नहीं जा रहा है, आ यहाँ रही से तो दिख रहा है। नहीं नहीं, आ रही है सर। आ गई ओके आ ओके, गई। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि शहरीकरण की वजह से जो शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि निवास, उद्योग, परिवहन, सड़क आदि की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब मान लीजिए कोई भी शहर में जब रहेंगे तो उसको क्या चाहिए, निवास चाहिए, निवास स्थान चाहिए। और निवास स्थान के लिए वो जो भूमि जहाँ पे पहले पर्यावरण के जो जंगल हुआ करता था, पेड़ पौधे हुआ करते थे, उन भूमियों पे क्या हो जाएंगे, मकान बन जाएंगे। और मकान बनेंगे तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचाएगा। और जब व्यक्ति वहां रहने लगे तो उनके जो रहने के लिए जो उनके पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, उनके आजीविका के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी, उन सब चीजों के लिए उद्योग की स्थापना होगी। और उद्योग से फिर क्या होगा, उद्योग से भी फिर वही भूमि पर वहाँ के जो जंगल आदि जो संसाधन थे उस पर दबाव पड़ेगा। और उससे जो निकलने वाले जो प्रदूषण के जो गैसें हैं वो भी पर्यावरण पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। फिर साथ में क्या है कि चूंकि शहर है तो वहाँ आने जाने की जो सुविधाएं हैं, परिवहन के साधन हैं, सड़कें हैं, सड़क के साथ साथ में वाहन आदि की जो सुविधाएं हैं, तो उन सारी चीजों का धीरे धीरे एक लंबा लिस्ट बनता चला जाता है। और हर आवश्यकताएं एक दूसरे से संबंधित होते हुए एक श्रृंखला बनती चली जाती है, जिससे आप देखते हैं कि परिवहन के साधन जो अलग अलग होते हैं, चाहे कि मोटरसाइकिल हो, कार हो या अन्य सारी साधन जितने भी हैं, तो उन सभी से निकलने वाले जो धुआं है वो भी वायु प्रदूषण को बढ़ाएगा। और उससे जो एक प्रकार से जो सड़क है तो वो भी क्या होते हैं, पक्की सड़क होते हैं। तो पक्की सड़क होने से क्या है, जो बारिश का जो जल है वो धीरे धीरे पक्की सड़क पे गिरता है, तो वो वहां पे तो कम से कम जमीन में नहीं रिस पाता है। और जैसे हर जगह चूंकि पक्के पक्के जो भवन है, बिल्डिंग है शहरों में, तो ये सारी बिल्डिंग ऐसे हो जाते हैं कि सतह तक भी बिल्कुल सीमेंटेड होते हैं, फर्श मतलब कंक्रीट वाले फर्श होते हैं। तो इससे क्या है, कंक्रीट इमारतें जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये कंक्रीट इमारतों में जो बारिश का जो जल होता है वो उस पूरे शहर में यदि जहां तक वो ढका हुआ है तो वो उसका कहीं भी भूमि में जो भूजल है, भूजल का लेवल यहाँ से घटने लगता है। क्योंकि वो जल में जो है वो केवल यहाँ से सीधा बह करके नदी में चला जाता है। नली के यानी कि जो
उसमें जो नालियां बनी होती है उसके माध्यम से वहां जमीन में अवशोषित नहीं हो पाता है। तो इससे भी प्राकृतिक रूप से असंतुलन पैदा होता है और प्राकृतिक जो एक प्रकार से संतुलन था उसमें नुकसान होता है। और प्रदूषण के माध्यम से हम देखते हैं कि धूम्र कोहरा आदि देखने को मिलता है शहरों में, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में आप सभी देखते हैं कि जब ठंड का समय होता है तो वो धूम्र कोहरा के रूप में देखते हैं, जो कि स्मॉग के रूप में वहां पे देखने को मिलता है। ये सारी चीजें यदि देखा जाए तो शहरों का शहरीकरण की जो समस्या है, शहरीकरण की जो बढ़ती रफ्तार है, इससे कहीं ना कहीं मनुष्य ने इसके माध्यम से भी पर्यावरण को प्रभावित किया है। बढ़ती शहरीकरण की जो रफ्तार है उसने मनुष्य की इस एक्टिविटीज ने पर्यावरण को एक प्रकार से असंतुलित किया है, जिससे पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों में देखने को मिलता है। इसका परिणाम ये होता है कि जब बिना मौसम की बारिश होने लगना और जब आवश्यकता नहीं थी तब उसका एक प्रकार से मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे मनुष्य को कहीं ना कहीं कठिनाई उठाना पड़ता है। तो आगे देखते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने जो आधुनिक साइंटिफिक जो डेवलपमेंट किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उन सब चीजों का भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र दोहन प्रौद्योगिकी के विकास में कर रहा है, वो हर चीजों का अधिकतम उपयोग करना चाहता है, चाहे वो जल संसाधन हो या फिर जो अन्य ऊर्जा के साधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अन्य सारे साधन है जल संसाधन में, जैसे नदियों पे बांध बांध के। तो इन सारी चीजों से प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र दोहन कर रहा है, जंगलों का, जंगली जो कीमती लकड़ियां हैं उसका दोहन कर रहे हैं, और जीवन के हर क्षेत्रों में तकनीकी का वो प्रयोग कर रहे हैं, हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि जैसे खाने पीने सब चीजों में लेकर के वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट, नेटवर्क तो नहीं कट रहा आपको? तो इससे क्या हो रहा है कि इस प्रकार से जो जीवन के जो हर क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग होने से उसके जो संसाधन है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। साथ ही प्रौद्योगिकी के माध्यम से मौसम संबंधी दशाओं में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो ऐसे बहुत सारे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है जिससे कि कृत्रिम रूप से बारिश कराने की कोशिश या फिर अन्य सारी चीजें जो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से पर्यावरण जो पर्यावरणीय कारक है उसमें हस्तक्षेप करने से भी नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। नदियों पर बांध तथा जलाशय आदि से संतुलन खोने पर समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए हर जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें विद्युत उत्पादन के लिए बड़े बड़े उस पे डैम बना देते हैं, उसमें बांध बना देते हैं, लेकिन जब भारी वर्षा होती है, मूसलाधार बारिश होता है, तो इस डैम का जो एक सहन शक्ति है, एक लिमिटेशन है, जब उससे क्रॉस हो जाता है तो अचानक इस बांध का टूट जाना, और बांध के टूटने से क्या होता है कि जो उसके आसपास का जो पूरा शहर था उसमें एक तरीके से जलमग्न हो जाने से एक प्रकार से ये बाढ़ की समस्या से काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से मनुष्य जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा उतनी बड़ी बांध बना रहे हैं, और हर जगह पे वो बांध से बिजली उत्पादन करने की कोशिश, और अलग 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 प्रकार के संयंत्र, जैसे संयंत्र जो है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे फैक्ट्री लगाया, जैसे कि परमाणु ऊर्जा के लिए भी फैक्ट्री लगाते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो परमाणु ऊर्जा का जो न्यूक्लियर प्लांट है, तो उसमें क्या करते हैं, वहां जो परमाणु ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की कोशिश है, यदि इसमें थोड़ा सा भी रिसाव हो जाए परमाणु ऊर्जा का, तो वहां बसने वाले लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हो सकता है, और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे झेलने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा बढ़ा है वो कहीं ना कहीं उनके उसमें थोड़ी सी भी कमी या फिर नुकसान हो, उसमें थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाए तो पर्यावरण पर बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, और पर्यावरण का प्रतिकूल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स में मनुष्य पर बहुत खतरनाक तबाही लेकर के आता है। तो रासायनिक खाद का प्रयोग भी इसमें शामिल है। ये प्राकृतिक अभी के जो टेक्नोलॉजी से जो अलग अलग प्रकार के कीटनाशक बन रहे हैं वो भी मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं। और विलासिता के जो उत्पाद हैं, मतलब फैशन के सामान है, बहुत सारे सुख सुविधा के जितने साधन है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, और स्प्रे हो गया, हेयर ड्राई हो गया, इन सभी जो जितने भी विलासिता के साधन है और जो लाइफ स्टाइल में जो आरामदायक सारी चीजों का जो साधन जो खरीदते हैं, जिनसे क्या होते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है CFC, जिसका उत्सर्जन होता है, और इस गैस से मैंने पिछले क्लास में बताया था कि यह हमारे जो रक्षा कवच है वायुमंडल का, ओजोन मंडल, तो ये O3 का जो ओजोन मंडल है उसको नुकसान पहुंचाता है, और ओजोन लेयर में छिद्र उत्पन्न होता है, और ये छिद्र जो होते हैं इससे होकर के परावैंगनिक किरणें जो पहले लौट जाती थी टकरा करके, जो हमारे त्वचा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो छिद्र हो जाने की वजह से ये सीधा प्रवेश करता है, और हमारे जो यहाँ पे जो मनुष्य निवास करने वाले हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी को हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है।
तो कहने का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी ने सुविधा तो बहुत दी, साधनों से हमें आराम तो बहुत हुआ, हमारे विलासिता के साधनों में दिनों दिन रात चौगुनी प्रगति हुई, लेकिन उतना ही बीमारियां भी हमें प्राप्त हो रही है। यही कारण है कि आधुनिक समय में यदि देखा जाए तो दिन दूनी रात चौगुनी प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट हो रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी उसी स्पीड से अस्पताल की भी डेवलपमेंट हो रहा है, अस्पताल भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि रोग नए नए आते जा रहे हैं और इतने रोग आते जा रहे हैं, असाध्य रोग, जैसे अभी देखिए कोरोना वायरस का भी लेटेस्ट है। तो इतने सारे बीमारियां आ रहे हैं कहीं ना कहीं प्राकृतिक में असंतुलन होने की वजह से, प्राकृतिक असंतुलन होने की वजह से ही, और इन उर्वरकों से युक्त जो भोजन है, रासायनिक खाद के प्रयुक्त जो भोजन है, उससे हमारे शरीर की जो जीवनी शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है, और हम जो प्राकृतिक रूप से जो सक्षम होते थे इंटरनली, उसमें कमी आती है। और हमारा जीवन भी, चूंकि आराम के जो साधन हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारी जो शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, जो लड़ने की ताकत होती है जीवाणु विषाणुओं से और बाहर के जो टॉक्सिक मटेरियल है उससे, वो कम हो जाता है। और इसके वजह से जब कहीं से भी कोई कीटाणु प्रवेश करता है शरीर में, तो वो हमारे जो रक्षा सैनिक जो होते हैं, WBC होते हैं, तो उनको वो आराम से टैकल कर लेते हैं और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो जो विलासितापूर्ण जो रहन सहन है, भौतिकवादी जीवन शैली जिसको हम कहेंगे, तो उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है और हम कहीं ना कहीं प्रकृति से दूर हुए हैं, और प्रकृति से दूर होने के कारण समस्याओं से घिरे हैं। तो यही अभी की समस्याएं हैं कि जो यदि देखा जाए तो पर्यावरण और मनुष्य के संबंध में, पर्यावरण से हम जितने ज्यादा पर्यावरण पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, पर्यावरण का जितना दोहन करते हुए उसका यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे ही लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, और हम पर्यावरण से दूर होकर के अपने स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली और शांति को खोते जा रहे हैं। इसमें एक चीज और भी था कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग और उसके दहन से वायु प्रदूषण होता है, जैसे कोयले आदि जितने जीवाश्म ईंधन है, तो उसके माध्यम से, चूंकि वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं खदानों से, इन सारी चीजों से, तो उससे भी जो जलने से CO2 गैस उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा यहाँ इस क्लास का मतलब ये था कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार से है, और कैसे आदिकाल से लेकर के, मतलब कि आदि मानव के जो काल है उससे लेकर के वर्तमान आधुनिक काल तक कैसे हम पर्यावरण के साथ जुड़े रहे, और पर्यावरण से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, पर्यावरण कैसे मनुष्य को प्रभावित करता है, और मनुष्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी था। उसके बाद हम आगे क्रमशः जान पाएंगे कि यदि पर्यावरण में प्रदूषण, जैव विविधता में कोई तनाव और जैव विविधता का ह्रास यदि हो रहा है, जलवायु परिवर्तन यदि हो रहे हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उनके लिए क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है, क्या क्या उपाय किया जा सकता है, और भारत सरकार और विश्व के जो देश हैं उनकी क्या क्या योजनाएं हैं, इन सभी चीजों के जो बचे हुए टॉपिक है उसको आगे की कक्षाओं में क्रमशः पढ़ेंगे। तब तक आज का टॉपिक यहाँ पे पूर्ण होता है, और आप सभी को यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।